नेशनल पर। कमल की भांति खिले हुए नयनों वाला ये बालक स्वभाव से उदार तथा आचरण में आदर्शवादी होगा। ये सदैव मर्यादा का पालन करेगा। सबके मन में रमने वाले इस बालक का नाम होगा राम। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। देख रही हो सिलवा को कैसे मुंह चमका के गई है। देख लेना, ये ननद भौजाई में कभी नहीं पटेगा। एक दूसरे को छिपा लोटा फेंक के मारेगी। तुम यहाँ बैठे बैठे चना चुन रही हो और तुम्हारी नई नवेली लक्ष्मीनिया दुल्हन क्या गुल खिला रही है, कुछ पता भी है? क्या हुआ? छत पे डांस कर रही है। हम उसको देखे हैं, वो अपना कमरा में है। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन के आएगा। देखा ना तेरे सोचा ना तेरे रख दी निशाने पे। क्या कसम तुम हर बार फोड़ते हो। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात। आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many, many parts. हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। You cannot threaten us. भोपाल इंडिया में जुड़ना नहीं चाहता। नवानगर में तो आजादी के जश्न की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही हैं नवाब साहब। जोधपुर की प्रजा घनी उम्मीदें रखे आपसे। उनके सुख दुख की जिम्मेदारी अब तुम्हारे माथों। जुड़ना तो होगा आपको। शादी के पहले एक्सेशन कर लो, इज्जत बच जाएगी। 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। तो बोलो जूनागढ़ के लोगों का क्या मत है? તમે શું કરવા માંગો છો? सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, शुद्ध, आत्मनिर्भर और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैथिली में अनुवादित संविधान की प्रतियों का किया विमोचन। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा, केंद्र सरकार संविधान की मूल भावना में निहित अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते रही है काम। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। बेटिया राज की जमीन अधिग्रहित करने संबंधी बिल पास।
बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के टॉपर बने सीतामढ़ी निवासी उज्जवल कुमार। सोनपुर में एमएसएमई मंत्रालय भारत के द्वारा 5 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का हुआ उद्घाटन। और नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष होने पर कल संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति के साथ दोनों सदनों के सदस्य शामिल हुए। सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारा संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बिहार के मैथिली भाषी लोगों को बड़ा तोहफा भी दिया। मैथिली और संस्कृत में अनुवादित संविधान की प्रतियों का विमोचन किया। संविधान दिवस पर एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्के का भी अनावरण किया गया। करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार संविधान की मूल भावना में निहित अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। संविधान दिवस के अवसर पर कल उच्चतम न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम को करते हुए पीएम ने कहा कि हम लोग आर्थिक, सामाजिक समरसता और समानता लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संबोधित किया। Of the Supreme Court of India, while Volume 2 is dedicated to the functioning and administrative achievements of all the 25 high courts. Today, on Samvidhan Divas, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी, सीतामढ़ी और विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शिवहर में इस अवसर पर परिचर्चा सह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक और सीबीसी के क्षेत्रीय प्रचार पदाधिकारी जावेद अंसारी ने प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने बताया कि हमारा संविधान तरीके से देश के सभी लोगों को समान अधिकार देता है। आज केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शिवहर में संविधान दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में आज के जो अतिथि थे उस पर प्रकाश डाला और संविधान के विभिन्न अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अपना कर्तव्य दिया। आज इस जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही था कि संविधान लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले जागरूकता रैली के माध्यम से हुआ और इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का भी का आयोजन किया गया था, जिसे विजेताओं को
आज के अतिथियों ने पुरस्कृत किया। आज का यह कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहा है। संवैधानिक अधिकार, रीट संबंधी प्रावधान, संविधान के अंदर जो बच्चों से संबंधित प्रावधान है उनके बारे में, शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 का, उसके बारे में बच्चों को बताया गया है। चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया है। नवादा में संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार के द्वारा विधि महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा, डॉक्टर सलीम जावेद, प्राचार्य डीएन मिश्रा के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ कृष्णा भी उपस्थित रहे। वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ ने कहा कि हमारा संविधान बहुत ही व्यापक है, जिससे हमारे देश की प्रणाली बंधी हुई है। संविधान की बात है, एक तो आपकी जागरूकता की बात है। तो डेफिनेटली ऐसा अगर इवेंट्स होता है, संविधान दिवस अगर मनाया जाता है तो लोगों को जागरूकता जरूर फैलेगी। बट ये भी जरूरत है कि आप साथ साथ लोगों तक पहुँचे। जो यहाँ के लॉ स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर जो भावना है कि जो संवैधानिक नैतिकता है वो लोगों तक पहुँचाए, लोगों को समझाए, तभी जाके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का ड्रीम है वही तभी जाके रियलाइज होगा। अगर लोग भी समझे। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से संविधान दिवस के अवसर पर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित अधिवक्ताओं और अन्य गणमान्य लोगों को शपथ दिलाई गई। प्राधिकार के सदस्य सचिव शिल्पी सोनी राज ने बताया कि संविधान और उसमें निहित अधिकारों के बारे में जन जन को जागरूक करना ही हमारा दायित्व है। कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अर्लियर 26 नवंबर को लॉयर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते थे हम लोग, लेकिन फिर 2015 ऑनवर्ड्स ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ को इम्पोज एंड री इम्पोज करना है। बच्चों को अवेयर कराना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो लाइफ की हमें मिली है या इस देश में जो हम रह रहे हैं, हमारे संविधान से देश चलता है और संविधान की क्या क्या जो कंपोनेंट्स हैं ये इनके अंदर इंस्टिल करने के लिए आज ये हमने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे ऐसे कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है और इनका डिबेट को ऑर्गेनाइज किया है। ये बच्चे हैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, पटना लॉ कॉलेज से, एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस से और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से। जो आपने देखा अभी सारे यंग बच्चे हैं, यंग माइंड से, बहुत एंथुजियास्टिक बच्चे हैं। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन दूसरे दिन कल परिसर में राजद सहित अन्य विपक्षी दल के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने स्मार्ट मीटर, कानून व्यवस्था और वक्फ संशोधन बिल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने प्रश्नकाल से पहले सदस्यों को संविधान दिवस की बधाई दी। प्रश्नकाल में शिक्षा, खान एवं भूतत्व, मद्य निषेध, पर्यावरण, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, परिवहन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कला संस्कृति एवं युवा और खेल विभाग से जुड़े सवाल पूछे गए। विधानसभा में कल बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने वाला बिल ध्वनि मत से पास हो गया। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद बेतिया राज की सारी जमीनें सरकार के अधीन आ गई हैं। यह अतिक्रमणकारी 100 एकड़ 150 एकड़ पर जो है अपना हक बनाए हुए हैं, वैसे सभी लोगों को वह जमीन खाली करा करके बिहार सरकार वहां मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं सरकारी संस्थान, खेल मैदान और अन्य चीज बनाने का काम करेगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को नई कृषि तकनीकों से अवगत कराकर किसानों की आमदनी दोगुनी कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। कृषि मंत्री ने राज्य के चयनित किसानों को प्रशिक्षण सह परिभ्रमण कार्यक्रम के लिए बंगाल के मिदनापुर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के बीच मशरूम सहित अन्य फसलों के बीजों का वितरण किया गया है। गेंदा के फूलों की खेती
कई दशकों से हो रही है, लेकिन गेंदा के बीजों का उत्पादन भी बिहार में हो, आज कृषि विभाग इस सोच के साथ काम कर रहा है और नए नए किस्म के गेंदे के फूल, उन्नत किस्म के गेंदे के फूल भी बाजार में आ गए। तो हमारा प्रयास बिहार सरकार के कृषि विभाग का है कि वो सारे नए किस्म के भी गेंदा के फूल बिहार में हों और इसके लिए जो बिहार में अपने खेतों में गेंदे के फूल की खेती करके आमदनी कमाते हैं, ऐसे 40 चयनित किसानों को जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से हैं, उनको पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेदिनीपुर जो जगह है वह फूल की खेती के लिए विख्यात है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा के टॉपर उज्जवल कुमार बने हैं, जो सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड स्थित रायपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके चयन से पूरे गांव और जिले में हर्ष का माहौल व्याप्त है। उनकी मां आंगनबाड़ी सेविका हैं। वर्तमान में उज्जवल प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं। भारतीय डाक महिला सशक्तिकरण की दिशा में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इसी कड़ी में बिहार सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने महिला डाक कर्मियों की स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि बाईपैक्स 2024 थीम के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यह भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा का अत्यधिक महत्व रहा है। पहले गुरुकुल अथवा आश्रम शिक्षा के केंद्र माने जाते थे और इस तरह दुनिया के सबसे प्राचीन काल से ही केंद्र भारत रहा है। सिकंदर के काल से मेगास्थनीज, उसके बाद फायान, ह्वेनसांग, एक से एक विश्व के जिज्ञासु भारत ही क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान और विज्ञान की, कला और संस्कृति की कोई सबसे पवित्र भूमि है तो वो भारत देश है। और आके यहाँ के अध्ययन किया, सालों साल यहाँ पर घूमे। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईसा के आसपास में हुई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 427 ईस्वी में उस समय के शासक कुमार गुप्त, चक्रादित्य जिनका नाम भी था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय एक समय पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का केंद्र बना हुआ था। यहां कई देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े-बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय लाख से भी अधिक किताबें उपलब्ध थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता था। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय था जो 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहां छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहन सहन भी निःशुल्क होता था। लगभग 10,000 विद्यार्थी यहां अध्ययन करते थे और दुनिया का यह एक ऐसा पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां पर छात्रावास बने हुए थे। दुनिया में से दक्षिण पूर्वी एशिया जितना है, माने इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इन देशों के विद्यार्थी तो यहां अध्ययन करते ही थे। साथ में चीन के विद्यार्थी
तिब्बत देश के विद्यार्थी और पश्चिम में भूमध्य सागर तक के जितने देश हैं उन सब के विद्यार्थी भी यहाँ पर अध्ययन करते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी शिक्षा के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी या यूं कहें नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के वेन सांग और इत्सिंग ने भी अध्ययन किया था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। वहाँ की पांडुलिपियों, वहाँ के ज्ञान विज्ञान, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, आचार्य थे, जिन जिन विषयों को जानते थे, नक्षत्र विद्या जानते थे, अणु विद्या जानते थे, भूगोल के जानकार थे, इतिहास और पुरातत्व के जानकार थे। विश्व के लगभग 46 देशों के लोग उस समय आके यहाँ रहते थे और पढ़ते थे। तो ये कहते हैं कि उसमें इतनी पुस्तकें थी कि 6 महीने तक वह पुस्तकें सुलगती रही, उसमें उनमें से धुआं निकलता रहा। जो अच्छे शास्त्र से टेक्नोलॉजिकल पुस्तकें थी वे यहाँ से उठाकर ले गए। उसका एक उल्लेख मिलता है भारद्वाज अस्त्र शास्त्र। अमेरिका ने उस शास्त्र का अपनी भाषा में अनुवाद करके ऐसा माना जाता है कि परमाणु बम की रचना उसी भारद्वाज अस्त्र शास्त्र से प्राप्त की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया था। इन विषयों को देखते हुए इतिहासकारों के अनुसार भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जहां पर देश से ही नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी भारतीय ज्ञान और परंपरा को समझने के लिए भारत में शिक्षा लेने आते थे। कोई विषय ऐसा जीवन का नहीं था जो उस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था। आधुनिक जो आज के विषय हैं उनको किसी न किसी रूप में शास्त्र संगत बना करके उसमें पढ़ाया जाता था। उनकी तमाम पुस्तकें उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में थी। नालंदा यूनिवर्सिटी इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। G20 के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 9 सितंबर 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ और अपनी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में वहां पर गए और उसको आधुनिकीकरण करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। नालंदा विश्वविद्यालय को उदाहरण मानकर हम सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया और आज के समय में भी शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा मिलता है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा प्रत्येक जनमानस के लिए आकर्षण का एवं गौरव का सदैव केंद्र रहेगा। सोनपुर में भारत सरकार के MSME मंत्रालय के द्वारा 5 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार का उद्घाटन किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इस मेला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम विवेक भूषण सूद और MSME विकास कार्यालय के संयुक्त निदेशक CSS राव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीआरएम विवेक भूषण सूद ने बताया कि भारत सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। MSME विकास कार्यालय के संयुक्त निदेशक CSS राव ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने वालों में पूर्व वृद्धि हुई है। और साथ में ये योजना है जिसके अंदर हम प्रोक्योरमेंट के लिए प्रेफरेंस देंगे। तो ये योजना बहुत अच्छी योजना है और हम लोग ऐसे यूजर्स जो बात हो रहा है कि रेलवे बहुत सारी सर्विस लोन स्वीकृति बिहार में 200 करोड़ से अधिक है। पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। काहे के लिए आई है? ट्रेनिंग लेने के लिए। कौन देंगे ट्रेनिंग? मोदी सरकार। ये काम करते हैं पहले से? जी जी। घर पर कहाँ से आई है? गारखा से, गारखा प्रखंड से। सोनपुर में आए हैं ट्रेनिंग। कौन सी का ट्रेनिंग लेने आई है? ये जाल वाला का। जाल बनाना जानती थी आप? हाँ। फिर ट्रेनिंग ले रही है? हाँ। कौन योजना के साथ? विश्वकर्मा योजना।
केंद्र सरकार देश के गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए पूर्वी चंपारण से सचिन कुमार की ये रिपोर्ट। मध्यम वर्ग और लोगों के लिए केंद्र सरकार एक से बढ़कर एक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है। यह योजना मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का लाभ पूर्वी चंपारण के लोग भी ले रहे हैं। मोतिहारी के तुरकौलिया चौक के पास जिंदा मछली बिक्री केंद्र के लिए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना के लिए महिला रेखा देवी को चयनित किया गया है। 20 लाख रुपए से फिश क्यूसेक बनाया जा रहा है। लाभुक को 40% यानी 8 लाख रुपए सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा, जिसमें पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2000 वर्ग फीट में निर्माण कराना है। आवेदन को हम लोग लिए और वो 20 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 40% सब्सिडी है जनरल के लिए यहाँ पे। और ये फीस कियोस्क का योजना है। जैसे सुधा बूथ होता है, सुधा बूथ, उसी तरह ये मछली का मतलब प्लेटफॉर्म है, जहाँ से कियोस्क है, जहाँ से एक्वेरियम फिश, अलंकारी मछली और जिंदा मछली दोनों निकलेगा। मछली के कीना बेची करना है, ये अति पर सरकार दिया है। योजना के तहत। वहीं दूसरी ओर बात करें तो तुरकौलिया प्रखंड के विजुलपुर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यहां भी भवन का निर्माण कराया जा रहा है। यहां 10 लाख रुपए की लागत से फिश क्यूसेक बनाया जा रहा है, जिसके लाभुक मंटू कुमार हैं। इन्हें 600 वर्ग फीट में क्यूसेक बनाना है। जिला मत्स्य कार्यालय से हमें कार्य आदेश मिला हुआ था, उसके उपरांत हम कार्य करवा रहे हैं। यहाँ पे सुविधा है कि अलंकार जो होगा उस एक्वेरियम में रह के हम लोग बिक्री करेंगे और जिंदा मछली का भी बिक्री करेंगे और फिश फ्राई का भी यहाँ पे व्यवस्था रहेगा। कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत काफ़ी है कि जो भी इस रूट से गुजरेंगे तो फिश फ्राई जरूर खा के जाएंगे। ये तो खुशी सर है कि यहाँ पर जिंदा मछली केंद्र खुलने वाला है। यहाँ के मछुआरों को बहुत फायदा होगा कि यहाँ अपने मछली को बहुत अच्छे दाम पर बेच सकते हैं और हम लोगों को जिंदा मछली खाने को मिलेगा। इन दोनों जगहों की जाने के बाद जल्द ही ताजी और जिंदा मछलियां यहां मिलने लगेंगी, जिससे यहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। जो लोग मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें सामान खरीदने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए पूर्वी चंपारण से सचिन कुमार की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आखिरी दिन है। लगभग 3,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को इस मेले में प्रदर्शित किया है। काफी प्रदर्शक ऐसे भी थे जो पहली बार इस मेले में शामिल हुए थे। इस मेले में कई स्थानीय उत्पादकों ने भी अपनी पहचान बनाई है। पेश एक रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बुधवार को संपन्न हो रहा है। यहाँ हर दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया और जमकर खरीदारी भी की। मेले में इस बार 3,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इसमें काफी संख्या में ऐसे भी हैं जिन्हें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार आने का मौका मिला, लेकिन भारत में मिले अच्छे रुझान से ये प्रदर्शक काफी उत्साहित नजर आए। फिलहाल इस कंपनी के 180 शोरूम है दुबई और पूरे जीसीसी कंट्रीज में। पहली बार हमने स्टॉल लगाया है और रिस्पॉन्स यहाँ पे बेहतरीन है, बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग इस प्रोडक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आई एम सरप्राइज कि इस प्राइस पॉइंट पे भी बहुत लोग ले रहे हैं। इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमने नहीं सोचा था, बट रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। मेले में ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत त्रिपुरा से अक्षय श्री भी बांस से बने उत्पादों को लेकर आई हैं। इनके स्टॉल पर बांस से बने एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं, जिन्हें मेले में काफी पसंद भी किया जा रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हमें कस्टमर्स के साथ साथ बड़े जो बिजनेस हाउसेज है, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनसे भी क्वेरी जनरेट हुई है। इनफैक्ट आज अभी लास्ट से हुआ भी नहीं है, हमारा स्टॉक नियरली खत्म हो चुका है। हमारे पास जो भी बचा है वो लास्ट पीसेस बचे हैं।
43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए थे और इस बार की थीम विकसित भारत 2047 की गई। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कल राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति से संबंधित विषय पर नाटक, गीत और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्ति को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए आमजन से इसमें भागीदार बनने की अपील की। और चलिए अब चलते चलते अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैथिली में अनुवादित संविधान की प्रतियों का किया विमोचन। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार संविधान की मूल भावना में निहित अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कर रही है काम। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। बेटिया राज की जमीन अधिग्रहित करने के संबंधित बिल पास। बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के टॉपर बने सीतामढ़ी निवासी उज्जवल कुमार। सोनपुर में एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 5 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का हुआ उद्घाटन। और नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। फिलहाल के लिए प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।